गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 8 में जो बेसिकली हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है डायोड जंक्शन के लिए कुछ न्यूमेरिकल एनालिसिस कैसे करना है, उसके बेसिस पर आज ही हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें कोई नया टॉपिक नहीं आने वाला आज, ठीक है ना। नया टॉपिक नहीं आएगा। जो हमने फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस पढ़ा है उसी को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कैसे यूज करना है, तो आज का डिस्कशन उसके ऊपर है, ठीक है। कुछ 2 या 3 न्यूमेरिकल भी रहेंगे, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे और छोटा सा कंसेप्ट है उसे जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिर से रिकॉल करते हैं किसको, बायसिंग को, कि बायसिंग क्या थी और कितने तरीके की थी, ठीक है। चलिए, तो बायसिंग बेसिकली 2 तरीके की थी, फॉरवर्ड बायसिंग या फिर रिवर्स बायसिंग। लेकिन उससे भी पहले बायसिंग चाहे कोई सा भी हो, वेदर इट्स फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या, कि दोनों में करंट जो है 2 तरह की है, ठीक है। कैसे देखिए, तो बायसिंग चाहे कैसा भी, वेदर इट्स ए फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, करंट 2 तरह की होती है किसी भी तरह की बायसिंग में। इन एनी बायसिंग 2 तरह की करंट होती है। पहली होती है ड्रिफ्ट करंट, पहला कहो दूसरा कहो कुछ भी कहो, और दूसरा मान ली इसे कहा डिफ्यूजन करंट, ठीक है। डिफ्यूजन करंट जो होती है मेनली बिकॉज ऑफ दी कौन से चार्ज कैरियर, मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होती है, ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर। और अगर ड्रिफ्ट करंट की हम बात करें तो ड्रिफ्ट करंट पॉसिबल होता है किसकी वजह से, ड्रिफ्ट करंट इज पॉसिबल दैट इज बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक। तो यह है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। अब इसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से तो करंट है, लेकिन वो करंट भी कौन से प्रोसेस के कारण आती है, बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन, बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। मतलब मेजोरिटी चार्ज कैरियर का एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उन्हें ड्रिफ्ट मिलता है। सो बाय प्रोसेस ऑफ ड्रिफ्ट, प्रोसेस ऑफ ड्रिफ्ट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो जाते हैं, दे गेट स्वेप्ट अवे टू देयर मेजॉरिटी चार्ज कंसंट्रेशन, जो भी साइड होगा उनका, पी साइड वजह से एन साइड। तो ये 2 तरह की करंट होती है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में। पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंस, उसके बाद आगे कहानी स्टार्ट होगी, ठीक है। चलिए फिर, स्वागत है आपका। डिफरेंस वाली एक लाइन बना लीजिए, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायसिंग, ये लिखना था, ठीक है ना, अभी जो बताया था। तो पहले एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इधर हम ले लेते हैं फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ डायोड, और इधर ले लेते हैं रिवर्स बायसिंग ऑफ डायोड। रिवर्स बायसिंग ऑफ डायोड। तो पहला फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ डायोड में क्या था कि जब भी कोई डायोड पी टाइप पॉजिटिव से कनेक्टेड है, एन टाइप नेगेटिव से, फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। और इसे उल्टा कर देंगे तो इसे क्या कहेंगे, रिवर्स बायसिंग कहेंगे, ठीक। दूसरा, इसमें 2 तरह की करंट मिलती है, आई डिफ्यूजन मिलता है और आई ड्रिफ्ट भी मिलता है। इसमें भी
आई डिफ्यूजन मिलता है और आई ड्रिफ्ट भी मिलता है। याद रहे डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट किसकी वजह से होते हैं? डिफ्यूजन होता है मेजॉरिटी की वजह से, ड्रिफ्ट होता है माइनॉरिटी की वजह से, हमेशा ही, ये हमेशा हर जगह सच है। ओके, अब इसमें जो डिफ्यूजन करंट है वो होती है मिली एम्पियर में, और इसमें जो ड्रिफ्ट करंट है वो होती है माइक्रो एम्पियर। ठीक है, जिससे हम क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। ओके, इसमें जो डिफ्यूजन करंट है, या इसे ऐसा भी लिख दो 10 to 0, इसे हम 0 की ओर मान लेते हैं, है नहीं अपने लिए, ठीक है ना। डिफ्यूजन में रिवर्स बायस वाले केस में ये करंट होती ही नहीं अपने लिए, 10 to 0 होती है, यानी कि ये भी माइक्रो एम्पियर में होती है, या फिर नेग्लिजिबल ही होती ही नहीं, ठीक है। और ड्रिफ्ट करंट जो होती है वो माइक्रो एम्पियर में होती है, इसको हम कंसिडर करते हैं, ये अपने लिए अवेलेबल होती है वहां पर। हालांकि ये भी कम है, लेकिन जो है यही है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो करंट कौन कौन सी पता चल गया। इसमें है फॉरवर्ड बायसिंग में जो है बस डिफ्यूजन करंट ही है, रिवर्स बायसिंग में जो है बस ड्रिफ्ट करंट ही है, देने वाला यही है करंट और कोई नहीं, इसमें देने वाला यही। इसमें आई डिफ्यूजन को ही हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड बायस करंट कहते हैं। एफबी का मतलब फॉरवर्ड बायस्ड करंट, और इसके चाहने वाले इसे ऐसे भी लिखते हैं आई एफ बी। और तीसरा इसमें आई ड्रिफ्ट, इसमें क्या आ जाएगा भाई? डिफ्यूजन के कारण तो करंट है ही नहीं, आई ड्रिफ्ट। आई ड्रिफ्ट कितना है? रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस करंट कहेंगे इसे। यहाँ पर इसे कहा आई एफ पी, तो यहाँ इसे क्या कह देंगे? आई आर बी। ठीक, तो ये 3 पॉइंट तो समझ में आए होंगे। अब दोनों के अलग अलग ग्राफ भी थे, है ना, ग्राफ थे कि फॉरवर्ड बायस में अलग ग्राफ मिलता है, रिवर्स बायस में अलग ग्राफ मिलता है, वो भी देख लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 बना लेंगे। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 4 फॉरवर्ड बायसिंग में ये कहता है कि V फॉरवर्ड बायस और I फॉरवर्ड बायस, इसमें इनिशियली वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट में ज्यादा कोई चेंज नहीं आता है, अप टू व्हाट? अप टू पोटेंशियल बैरियर और अप टू ए सर्टेन वोल्टेज। उसके बाद क्या होता है? एक वोल्टेज ऐसा आएगा जिस वोल्टेज के बाद ये शार्पली इंक्रीज करता है। तो जिस वोल्टेज पर यह घटना होती है अचानक से बढ़ने वाली, उसको हम कहते हैं नी वोल्टेज। नी वोल्टेज कहते हैं, या फिर कट ऑफ वोल्टेज कहते हैं, या फिर थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी कहते हैं। ओके, और इस लाइन को अगर एक्सटेंड करते हैं पीछे, तो जहां पर काटेगी वही क्या है? नी वोल्टेज। अब हम चलते हैं इसमें कि इसमें भी तो करंट का और वोल्टेज का वी आई कैरेक्टरिस्टिक था, तो उसको भी बनाते हैं। वी आर बी, आई आर बी। वास्तव में रिवर्स सैचुरेशन करंट तक तो हम कहते हैं यही कि वोल्टेज बढ़ाने पर ज्यादा कोई चेंज नहीं आता है, करंट क्या रहता है? मोर और लेस कांस्टेंट ही रहता है ना। उसके बाद क्या होगा कि एक वोल्टेज ऐसा आएगा रिवर्स बायसिंग में, जब वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे नेगेटिव में, तो एक वोल्टेज ऐसा आएगा जिस वोल्टेज पर अचानक करंट बढ़ जाता है, ठीक है, जिससे हमने कहा था जेनर वोल्टेज, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है, और या फिर जेनर ब्रेकडाउन कह दो, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद फिर क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनने के बाद आगे क्या हो जाता है? एवलांच से ब्रेकडाउन हो जाता है। जेनर ब्रेकडाउन के बाद क्या मिलता है? एवलांच, मतलब उसके बाद करंट इंक्रीज करता है रैपिडली, तो उस रीजन को हमने कहा है एवलांच से ब्रेकडाउन, ठीक है। तो ये है फॉरवर्ड बायस का ग्राफ, ये है रिवर्स बायस का ग्राफ। चलिए
दोनों ग्राफ को एक साथ बनाएंगे, वो अपना टारगेट है, क्योंकि ये भी पीएन जंक्शन का ही ग्राफ है, पीएन जंक्शन डायोड का ही तो ग्राफ है, लेकिन कब, जब फॉरवर्ड बायस है। ये भी पीएन जंक्शन डायोड का ही ग्राफ है, लेकिन कब, जब रिवर्स बायस है। ठीक है, तो पूरे डायोड का अगर ग्राफ पूछे तो हमें क्या करना है, दोनों ग्राफ को साथ में बनाना है। ठीक है, तो दोनों ग्राफ को साथ में बना देते हैं। तो डिफरेंस खत्म हो गया, 4 पॉइंट तक डिफरेंस है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी एन जंक्शन डायोड, मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स को साथ में बना देंगे इस बार, बस यही चेंज होगा। इतने दिनों तक या फिर इतने लेक्चर तक हम अलग अलग बनाते थे, अब क्या करेंगे, साथ में बना देंगे, है ना। तो साथ में बना ही देते हैं। साथ में बनाने के बाद देखो एक चीज काम में आएगी, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ वही जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं ना, ये उसी ओम्स लॉ की बात हो रही है। तो ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ आप जानते हैं कि V इक्वल टू आई आर होता है, तो वो देखो भी काम आएगा थोड़ी देर में, है ना। देख, तो छोटा सा पॉइंट बना के लिख लो, वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी एन जंक्शन। ठीक है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी एन जंक्शन। ग्राफ बनाते हैं इसका। तो ये हो गया वी फॉरवर्ड बायस, ये हो गया आई फॉरवर्ड बायस, ये है 0। ठीक है, इधर है वी रिवर्स बायस, इधर है करंट रिवर्स बायस। ओके, चलिए यहां से ग्राफ बनाना स्टार्ट करेंगे। ये बना दिया, बहुत बढ़िया, एक ही बार मैंने अच्छा डायग्राम बना दिया इस बार। तो ये हो गया अपना कट ऑफ वोल्टेज, या फिर इसके चाहने वाले इसे क्या कहेंगे, नी वोल्टेज, और जो नहीं चाहते हैं वो क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो सारे नाम इसी के हैं। ओके, अब इस पर आते हैं रिवर्स बायस। इधर हमने देखा कि वोल्टेज इज मोर और लेस कांस्टेंट अप टू सर्टेन वोल्टेज, उस वोल्टेज को हम कहते थे ब्रेकडाउन वोल्टेज। फिर उसके बाद हमने कहा कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट अचानक से बढ़ेगा, उस वोल्टेज को हमने कहा था जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, और उस मैकेनिज्म को कहा था जेनर ब्रेकडाउन। ठीक है, और ठीक थोड़ा सा और आगे जो वोल्टेज है, उस वोल्टेज पर क्या घटनाक्रम होता है, उस पर यह घटनाक्रम होता है कि उसके आगे करंट जो है वो इंक्रीज करता है शार्पली, जिसे हम क्या कहते हैं, एवलांचे ब्रेकडाउन। हो गया, ये एवलांचे ब्रेकडाउन, ये है जेनर ब्रेकडाउन, और ये हो गया कट ऑफ। समझ में आई बात। अब देखो ओम्स लॉ की मैं चर्चा करना चाह रहा था यहाँ पर। तो ये हो गया पीएन जंक्शन डायोड का ग्राफ। ओके, पीएन जंक्शन डायोड। तो कोई डायोड का ग्राफ पूछे तो ये बता देना, डायोड का अगर ग्राफ पूछे तो ऐसे ऐसे, कैसे कैसे, ऐसे ऐसे। चलिए, तो कर्व शेप है उसका, है ना, ऐसे ऐसे चिल्लाते मत रहना। चलो, तो पहली चर्चा हम करना चाहेंगे ओम्स लॉ पर। ओम्स लॉ को मैं सेपरेट डिस्कस करता हूँ, यहाँ ही कर लेते हैं। तो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है कि करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के, या फिर आपने सीधा ये पढ़ा है V इक्वल टू आई आर। कोई दिक्कत नहीं, नहीं, यानी कि ऐसा अगर कहूँ तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आए तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं है। और V और I का ग्राफ अगर ड्रॉ करूंगा तो कैसा आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, सही। तो ऐसा कोई भी डिवाइस जिसके लिए वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो, वो किसको फॉलो करेगा, ओम्स लॉ को। ऐसा कोई भी डिवाइस जिसके लिए वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ
स्ट्रेट लाइन हो, कैसा हो, स्ट्रेट लाइन, वो किसको फॉलो करेगा, ओम्स लॉ को। और ऐसी डिवाइस को क्या कहते हैं, ओमिक डिवाइस कहते हैं। तो ओमिक डिवाइस which obeys the law of which obeys the Ohm's law। बताइए, ये भी एक डिवाइस है पीएन जंक्शन डायोड, और इसके वोल्टेज और करंट के बीच का हमने ग्राफ बनाया है। क्या ये स्ट्रेट दिख रहा है या कहीं से किसी एंगल से, नहीं, कर्व शेप है, नॉन स्ट्रेट लाइन है। तो क्या ये ओमिक डिवाइस होगा, क्या ये ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, नहीं, सिंपल है, नहीं करेगा, नहीं करेगा। सो व्हाट विल राइट, डायोड इज ए नॉन ओमिक डिवाइस, नॉन ओमिक डिवाइस जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। ओके, दूसरी बात, आई फॉरवर्ड बायस जो होती है मिली एम्पियर में ही दिखाना है, अगर नहीं दिखाया तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, और ये दिखाना है माइक्रो एम्पियर में, ठीक है ना, बहुत जरूरी, इसीलिए मैंने अलग से दिखाया अभी, ठीक है। तो ओम्स लॉ हो गया, नॉन ओमिक डिवाइस हो गया, इतनी सारी चर्चा होने के बाद अब हम इसके एप्लीकेशन की बात करना चाहेंगे। एप्लीकेशन की भी बात कैसे करेंगे, देखो देखो देखो, इसकी चर्चा ऐसे की जा सकती है कि यहाँ पर अगर मुझे पूछता कि जो ओमिक डिवाइस होती है उसके लिए आप बताओ रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस में सीधा लिखते हैं R = V/I, सही है ना, सही है। इस रेजिस्टेंस को स्टैटिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, जैसे हम कभी कहते नहीं है ऐसा स्टैटिक, मतलब सीधा रेजिस्टेंस ही कहते हैं, वास्तव में उसका पूरा नाम क्या है, स्टैटिक रेजिस्टेंस से दिख जाएगा, कोने में दिख जाएगा। तो वास्तव में उसका पूरा नाम क्या है, इट्स ए स्टैटिक रेजिस्टेंस, मतलब चेंज नहीं होगा आगे जाकर के। जैसे यहाँ मैं कहता हूँ करंट 5 है, यहाँ 10 वोल्टेज है, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, 2 ओम है ना, 10/5 2 ओम। अब यहाँ जाकर के मान लो 20 वोल्ट हुआ, यहाँ जाकर के 10 ओम हुआ, 10 एम्पियर हुआ, फिर से क्या आएगा, 2 ओम, यानी कि वो क्या रहेगा, स्टैटिक है ना, चेंज नहीं रहेगा, क्योंकि स्लोप फिक्स हो गया है ना। चलिए, बात आती है कि वो तो उनके लिए था जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, स्टैटिक रेजिस्टेंस। इनके लिए क्या, ये तो ओमिक डिवाइस नहीं, ये तो ओम्स लॉ को फॉलो भी नहीं करते, तो इनके लिए रेजिस्टेंस कौन सा होगा, तो इनके लिए एक नया रेजिस्टेंस, छोटा सा डेफिनेशन उसका, ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। तो ये तो बात पता चल गई भाई, ये ओमिक डिवाइस नहीं है, ये नॉन ओमिक है, और नॉन ओमिक के लिए स्टैटिक रेजिस्टेंस तो नहीं हो सकता। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, डायनेमिक रेजिस्टेंस इज डिफाइंड फॉर नॉन ओमिक डिवाइस। ओके, डायनेमिक रेजिस्टेंस, डायनेमिक रेजिस्टेंस का सिंबल लेंगे आर डी, डी सब स्क्रिप्ट है ना। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस इज डिफाइंड फॉर नॉन ओमिक डिवाइसेस, ठीक। बढ़ते हैं इसमें आगे। अब डायनेमिक रेजिस्टेंस जो है हमने आर डी से डिफाइन किया है, आर डी से ना, आर डी। तो अब मुद्दा ये है कि आर डी को कैसे क्या डिफाइन करेंगे, आगे देखते हैं। जैसे स्टैटिक रेजिस्टेंस था तो R = V/I था, है ना, इसमें भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। लेकिन देखो, होता क्या है ना कि ये हर जगह चेंज हो रहा है, हर जगह ये क्या हो रहा है, ग्राफ चेंज हो रहा है। तो ये क्या कहता है कि आप क्या करो, जैसे मैं इसकी बात करता हूँ फॉरवर्ड बायस की, है ना, थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ इसे समझने के हिसाब से, ठीक है। ऐसा देखो, अब हर जगह वोल्टेज जैसे जैसे चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, और वोल्टेज के चेंज होने की वजह से ही करंट चेंज हो रहा है कि नहीं, पीएन जंक्शन में। यानी कि हर जगह रेजिस्टेंस भी क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों चेंज हो रहे हैं हर वक्त, इसलिए हमने कहा डायनेमिक रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। अब दूसरी बात कि अगर आपने हर जगह रेजिस्टेंस
चेंज करना है, हर जगह चेंज आने वाला है, तो उसके लिए क्या कोई एक छोटा पॉइंट रखें, क्या रखें, ऐसी सारी बात हम करना चाहेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो मान लो कि यहाँ पर वोल्टेज 1 वोल्ट था, यहाँ पर वोल्टेज 2 था। 1 पर करंट मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 1, चलो 0.1 एम्पियर मान लेते हैं, और ये 0.2 एम्पियर मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, डोंट टेक इट सीरियस। चलिए अब मुझसे पूछा जाए कि बताओ यहाँ रेजिस्टेंस कितना था, तो मैं क्या करूँगा, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन रेजिस्टेंस डिफाइन करूँगा। तो चेंज इन वोल्टेज कितना, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, 2 - 1 अपॉन 0.2 - 0.1 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 0.1 यानी कि 10 हो गया। यानी कि इस सेक्शन का रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है। वहीं अगर यहाँ पूछ लेता तो जाहिर सी बात है डिफरेंट आएगा, है कि नहीं। तो कुल मिलाकर के डायनेमिक रेजिस्टेंस जो है उसका फॉर्मूला ये होगा, आर डी इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, यानी कि चेंज इन स्मॉल वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। चेंज इन स्मॉल करंट मतलब छोटे छोटे टुकड़े लेकर के इसमें काम करना है, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लेना, क्वेश्चन इसमें ऐसे ही बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी में भी दिया ही है ऐसा। तो ये हो गया डायनेमिक रेजिस्टेंस, तो इसको अलग से भी लिख सकते हैं इन वर्ड्स, क्या, चेंज इन स्मॉल वोल्टेज, या फिर चेंज इन वोल्टेज लिखो केवल। स्मॉल इसलिए कहता है ना कि भाई ज़्यादा बड़ा अगर आपने चेंज लिया है, अगर छोटा सा चेंज लोगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालना आसान है। अब मैं कहूँ कि एक वोल्टेज यहाँ एक यहाँ, अब लगाओ, कौन सा कंसेप्ट लगा लोगे, मैथमेटिक लगा लोगे, लेकिन लाइन कैसे ड्रॉ करोगे बीच में, स्लोप कैसे दिखाओगे, स्लोप ही तो रेजिस्टेंस होता है कि नहीं। चलिए, तो चेंज इन स्मॉल वोल्टेज अपन चेंज इन स्मॉल चेंज इन वोल्टेज ऐसा लिखना चाहिए, उल्टा लिख दिया मैंने, लेकिन तो मैं सोचूं कुछ उल्टा लग रहा है इसमें, खैर कोई नहीं, स्मॉल चेंज इन वोल्टेज अपन स्मॉल चेंज इन करंट, ये हो गया आर डी डायनेमिक। सवाल अक्सर आता है सीटी या नीट लेवल पर कि ये डायनेमिक रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है। तो देखो डायनेमिक रेजिस्टेंस फॉर्मूले से लग रहा है V अपॉन आई पे, है ना, लेकिन देखो मेनली करंट चेंज हो रहा था किसकी वजह से, वोल्टेज की वजह से। यानी कि जो पीएन जंक्शन डायोड का रेजिस्टेंस है, दैट इज द डायनेमिक रेजिस्टेंस, इट इज डिपेंडेंट ऑन अप्लाइड वोल्टेज। ओके, so dynamic resistance depends on applied voltage. Dynamic resistance of PN junction diode depends on what? Applied voltage. हो गया ये कहानी। चलिए, तो ये हो गया भाई कि बायसिंग दो तरीके, कैरेक्टरिस्टिक, और मैंने डायनेमिक रेजिस्टेंस समझाने के लिए सारी कहानी बताई थी। छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन हमें क्लियर कट होना भी जरूरी था कि फॉरवर्ड बायस में ये होता है, रिवर्स बायस में ये होता है ना। तो वह सारी चीजें हमने क्लियर कट कर ली। अब देखो क्लियर कट होने के बाद एक इसका एप्लीकेशन है पीएन जंक्शन डायोड का। क्या है एप्लीकेशन? एप्लीकेशन ये है कि नोट डाल के लिखो, एक इसी के नीचे लिख लेना कि पीएन जंक्शन डायोड कैन बी यूज्ड एज ए स्विच, ठीक है, कैन बी यूज्ड एज ए स्विच। अब देखो मैं स्विचिंग कंडीशन आपको दिखाऊंगा या समझाऊंगा पहले, तो उससे पहले आप एक स्विच को देखो, दिख गया ये। चलिए अब उसको देखना, जब ये दोनों ऐसे अभी ऑफ वाली कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में, ऑफ वाली कंडीशन में, दिख जाएगा ना, दिख जाएगा। तो ऑफ वाली कंडीशन में है, इसको मैंने ऑन किया तो इसे कहेंगे स्विच ऑन करना, इसको ऑन किया तो ये भी स्विच ऑन है, इसे ऑफ करना कहते हैं, ठीक है। तो स्विच ऑन का मतलब अभी समझो, अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में आगे। स्विच ऑन का मतलब है स्विच क्लोज करना, ठीक है।
मतलब कनेक्ट करना। तो जैसे इसे कनेक्ट करूंगा तो करंट फ्लो होगी, ठीक है। तो स्विच ऑन का मतलब स्विच क्लोज करना, ठीक है। और स्विच ऑफ का मतलब स्विच ओपन करना। आएगी बात समझ में? तो देखें हम स्विचिंग कंडीशन क्या है। अभी अभी मैंने दिखाया कि डायोड जो है यूज किया जाता है किसकी तरह, स्विच की तरह। कैसे, उसको हमें समझना है, ठीक है। तो ये रहना आपने समझ ली कि डायोड कैन बी यूज एज ए स्विच। कैसे, उसको समझने के लिए हेडिंग लगाओ स्विचिंग कंडीशन ऑफ ए डायोड। स्विचिंग कंडीशन ऑफ ए डायोड। अब ये ऐसा है कि स्विचिंग कंडीशन ऑफ ए डायोड कोई टॉपिक है नहीं, मैंने बनाया है टॉपिक, ठीक है। ये टॉपिक आपको मिलना नहीं है क्योंकि ये जो है न्यूमेरिकल सोल्व करने के काम आएगा, ठीक है। तो इसे ठीक से समझ लेना कि क्या कंसेप्ट है इसका। स्विचिंग कंडीशन ऑफ ए डायोड, तो डायोड चाहे कैसा भी कुछ भी, हमें पता है डायोड डायोड है, पीएन जंक्शन है, लेकिन वो स्विच की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब वो स्विच की तरह ऑन हो सकता है, स्विच की तरह ऑफ भी किया जा सकता है। मतलब उसमें दो चीजें वर्कआउट हो सकती है। एक बार मैं स्विच ऑन भी कर सकता हूँ और स्विच ऑफ भी कर सकता हूँ, ओके। और जब भी केवल स्विच की बात की जाए तो स्विच का सिंबल ऐसा होता है, ऐसा, ये स्विच, एस स्टैंड फॉर स्विच, ठीक है। तो ऑन करने का मतलब इसे क्लोज कर दिया है, ऑफ करने का मतलब हटा दिया। फिर समझेंगे, इतना टेंशन ना लो। तो स्विच ऑन और ऑफ दो घटनाएं हैं। स्विच ऑन कब होगा और ऑफ कब होगा डायोड के लिए, वो हमें देखना है। तो समझें इसे। पहला पॉइंट, इफ डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन, if diode is in forward biased condition, then it will have diffusion current, यानी कि या फिर ऐसा कहो कि फॉरवर्ड बायस करंट होगा, ठीक है। then it will have forward bias current IFB, ठीक। इसी में ऐसा पॉइंट ऐसा इसमें भी लिख देते हैं, if diode is connected in reverse bias condition then it will have reverse biased current, ठीक है। so diode in reverse biased condition will have current that is I reverse biased, ठीक है। इसमें कोई बड़ी मुद्दे वाली बात नहीं थी, है कि नहीं। तो स्विच ऑन कब होगा, स्विच ऑन तब होगा जब डायोड जो है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। तो करंट वाला पॉइंट नहीं भी लिखा तो भी चलता है इसमें, ठीक है। केवल इतना ही लिखो। तो ये स्विच ऑन है कब, स्विच ऑन होगा कब, इफ डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। स्विच ऑफ होगा इफ डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस कंडीशन। ये पहला मुद्दा है अपने पास। अब करंट वाला लिखते हैं फिर से, है ना, क्योंकि पहले पॉइंट में क्लियर कट हो जानी चाहिए बात। अब देखो दूसरे पॉइंट में, इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन करंट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। current is possible because of majority charge carrier, जिसे डिफ्यूजन भी कह सकते हैं, डिफ्यूजन करंट। ठीक उसी तरह से इन रिवर्स बायस करंट जो है वो पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। तो इन रिवर्स बायस करंट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी, लिख लोगे माइनॉरिटी चार्ज करंट, ठीक है। अब जो फॉरवर्ड बायस करंट है, आई फॉरवर्ड बायस, वो होती है मिली एम्पियर में,
और ये होती है रिवर्स बायस करंट माइक्रो एम्पियर में। ओके, करंट ज़्यादा किसमें मिलेगी? जाहिर सी बात इसमें मिलेगी, एक तो मिली एम्पियर में भी है और मेजोरिटी चार्ज की रहती है, इसमें कम मिलेगी, एक तो माइक्रो एम्पियर में है और दूसरा माइनॉरिटी चार्ज की रहती वजह से। ओके, तो जब फॉरवर्ड बायस है तो करंट ज़्यादा है, और करंट ज़्यादा तो हम कहेंगे इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन, इन फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन पीएन डायोड conduct heavily, PN diode conduct heavily. So in forward biasing diode conduct heavily, जबकि इसमें क्या कहेंगे, इन रिवर्स बायस्ड डायोड कंडक्ट लाइटली, बहुत कम, हल्का सा, डायोड कंडक्ट लाइटली और कंडक्ट लेस, कम कंडक्ट करता है, कम कंडक्ट होता है। ओके, अब कंडक्टिविटी ज्यादा है जहां पर, ठीक है, तो देखना मैं स्विच वाला ऑपरेशन दिखाता हूं, वहां पर राइट हैंड साइड में दिख गया। चलिए, अब यहां पर एक मैं ऑल आउट कनेक्ट किया, कर दिया, तो देखना जैसे ही स्विच ऑन किया तो आपने देखा कि ऑल आउट चलना स्टार्ट हो गया, चलना स्टार्ट हुआ, लेकिन इसका मुद्दा ये नहीं था कि इसे जलाते हुए दिखाना है, मुद्दा ये था कि जब जल रहा है तो करंट फ्लो कर रहा है कब, जब कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। बंद कर दिया मतलब कंडक्टिविटी जीरो के आसपास हो गई, जीरो ही होगी अपने लिए तो, है कि नहीं, क्योंकि कुछ करंट फ्लो कर ही नहीं रहा तो जलेगा ही नहीं। तो देखो इसमें हमने लगभग क्या कर लिया, एक मान लिया, क्या मान लिया आपने, कि जब हैवीली कंडक्ट कर रहा है तो इसमें हमने कहा कि स्विच क्या है, ऑन है, ऑन है मतलब वो स्विच क्या है, क्लोज है। या कैसे लिखो, तो इन एस डी डायोड एक्ट एज ए, डायोड एक्ट एज ए, ऐसे लिखो, एक्ट एज ए क्लोज्ड स्विच, और इसमें ओपन स्विच। ओके, इन रिवर्स बायस्ड डायोड एक्ट एज एन ओपन स्विच, मतलब एग्जैक्टली ओपन नहीं होगा, कंडक्टिविटी है बहुत कम है, तो हमने लगभग उसे थ्योरेटिकली कह दिया कि हाँ ये ओपन है। क्लोज स्विच का मतलब क्या है, क्लोज स्विच का मतलब होता है स्विच हमने क्या कर दिया है, ऑन कर दिया है, तो करंट क्या होने लगेगी, फ्लो करने लगेगी। ओपन स्विच का मतलब है स्विच हमने क्या कर दिया है, ऑफ कर दिया। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ स्विच ऑन स्विच ऑफ। लेकिन स्विच हम कब से चिल्लाए जा रहे हैं, लेकिन स्विच कहीं दिखाया नहीं, तो स्विच को दिखाया जाए। चलिए, अभी जब सर्किट बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा सारी कहानी। जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ रहे हैं। प्रैक्टिकली जब आप इसे ऐसे ऑपरेट करवाते हैं तो इट विल बिहेव एज ए स्विच, बिहेव एज ए स्विच। ओके, पॉइंट नंबर 6। तो देखो स्विच ऑन कब होगा, जब डायोड को आपने कनेक्ट कर दिया है किसकी तरह, फॉरवर्ड बायस की तरह। फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर दिया तो स्विच की तरह काम करेगा, और रिवर्स बायस में कनेक्ट किया है तब भी ये स्विच की तरह ही काम करेगा। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड बायस, ये रिवर्स बायस, लेकिन डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, कि अगर इस स्विच की तरह काम कर रहा है तो डायोड दिखाया क्यों, स्विच दिखा दो, स्विच दिखा देते हैं। ठीक है, तो इट विल बिहेव एज ए स्विच। तो ये स्विच हुआ, है ना। अब देखो
क्या यहाँ से यहाँ करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। यहाँ से यहाँ करंट फ्लो कर रहा है क्या? नहीं। फॉरवर्ड बायस्ड है, फॉरवर्ड बायस है तो क्या होगा, स्विच को क्या करना चाहिए? ऑन करना चाहिए। तो स्विच को ऑन कर दिया, ऑन कर दिया मतलब इस वाले हैंडल को, इस वाले कनेक्शन को इसके साथ चिपका दिया। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये ऐसा दिखेगा क्या? पहले यहाँ था, फिर यहाँ कनेक्ट कर दिया, सीधा वायर बन गया। ठीक है। और ओपन में क्या हो गया? ओपन मतलब स्विच ऑफ करना है, ऑफ करना मतलब ऑफ ही रखना है। ठीक है। तो ये बन गया स्विच कंडीशन। तो स्विच ऑन कब होगा? जब डायोड फॉरवर्ड बायस है। स्विच ऑफ कब होगा? जब डायोड रिवर्स बायस है। तो मैंने स्विच बना करके दिखाया, फिर स्विच को वर्कआउट करवा देगा। स्विच ऑन है मतलब वहां पर एक वायर बनाना है, स्विच ऑफ है मतलब वहां पर हटा देना वायर। ठीक है। चलिए अब आगे। अब आगे की बात ये है कि डायोड आपने लगाया, फिर स्विच दिखाया, इट्स ओके, पॉइंट नंबर 8 या 9 जो भी है। जब आपने डायोड हटा करके स्विच को क्लोज किया, यानी कि स्विच ऑन किया, तो क्लोज कहूँ या ऑन कहूँ बात एक ही है, स्विच ऑफ कहूँ या ओपन कहूँ बात एक ही है। ठीक है। तो स्विच हटा करके आपने उसे क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। तो करंट फ्लो करने लगेगी अब, है ना? तो करंट फ्लो करने लगेगी, यानी कि फॉरवर्ड बायस्ड है तो स्विच ऑन हुआ, उसको हमने स्विच क्लोज करना भी कहा, तो उसी को हमने क्या कहा कि एक वायर कनेक्ट करना है। ठीक है। कनेक्ट ए वायर मतलब यहां पर एक वायर कनेक्ट कर देना, या फिर इसी को मैं क्या कह सकता हूं? इसी को मैं कहता हूं शॉर्ट सर्किट करना। मतलब फॉरवर्ड बायस है तो डायोड को हटा सीधा एक वायर लगा दे, फॉरवर्ड बायस है तो डायोड को हटा सीधा एक वायर लगा दे। ठीक है। स्विच ऑफ, स्विच ऑफ है तो क्या करेंगे? तो रिवर्स बायस होना चाहिए। रिवर्स बायस में या तो स्विच ऑफ होगा, उसी को ओपन कहेंगे, उसी को क्या कह देते हैं? रिमूव ए वायर, वायर को हटा दे वहां से। ठीक है। रिमूव ए वायर, वायर को रिमूव करना, उसी को क्या कहते हैं? ओपन सर्किट। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। एक न्यूमेरिकल लेते हैं, उससे आपको सारी कहानी समझ में आ जाए। ठीक है। तो ये था स्विचिंग कंडीशन, जैसे दिमाग में घोट के पी जाना है। चलिए एक सवाल लेते हैं। ये तो अंतिम 2 सवाल देखें इसके, काफी बढ़िया सवाल है। ये करते हैं पहले। फाइंड द करंट थ्रू 4 ओम एंड 8 ओम रेजिस्टेंस, मतलब 4 ओम और 8 ओम का 2 रेजिस्टेंस है, 2 डायोड लगे हैं D1 और D2 एंड द सर्किट शोन फिगर है। करंट निकालना है कि इसमें कितना करंट जा रहा है, इसमें कितना जा रहा है। ठीक है, देखते हैं। तो सीधी सी बात ये है कि बैटरी है ये, तो ये करंट दे रहा होगा, सही है ना? तो ये करंट दे रहा होगा, तो 2 रास्ते हैं इसके पास जाने के लिए, यहाँ पर एक, यहाँ पर फिर। तो यही करंट जो इसमें जाएगा यही करंट इसमें जाएगा। लेकिन देखना है कि डायोड भी है, डायोड भी है। तो 2 करंट है हमें पता है, तो उससे हम फाइंड कर लेंगे, उसका चिंता नहीं है। सबसे पहले डायोड का काम खत्म करते हैं। ठीक है। तो देखो ये है प्लस, तो वायर के अलोंग चलो, क्या बीच में कोई आया? क्या बीच में कोई नहीं है, तो ये वाला प्लस है तो ये भी क्या होगा? प्लस होगा। यहाँ पर चलो, यहाँ बीच में कोई आया? क्या नहीं, तो ये वाला प्लस, ये भी प्लस। सीधा इधर गए, यहाँ भी, यहाँ तक तो कोई नहीं है, प्लस। आगे आगे तो आगे हम नहीं जा रहे, फिर यहाँ वापस आ जाओ, यहाँ और गए, ये प्लस, तो ये भी प्लस। ठीक है। तो अब देखो डायोड D1 ये पी टाइप है और ये एन टाइप। पी टाइप कनेक्टेड है किससे? पॉजिटिव से, तो फॉरवर्ड वायर रिवर्स, फॉरवर्ड हुआ। फॉरवर्ड वायर में क्या होता है, ये किसकी तरह काम करता है? स्विच ऑन की तरह। स्विच ऑन है तो क्या करना है? डायोड को हटा, सीधा एक वायर बना, सीधा एक वायर बना। तो फॉरवर्ड वायर में डायोड को हटाओ, सीधा एक वायर बनाओ। ये हो गया शॉर्ट सर्किट करना, ये हो गया स्विच ऑन करना, ये हो गया स्विच क्लोज करना। ठीक है। अब देखो ये है एन टाइप, ये है पी टाइप, उल्टा लगा रखा डायोड। हम क्या करें? एन टाइप कनेक्टेड है पॉजिटिव से, फॉरवर्ड या रिवर्स? रिवर्स है।
रिवर्स है तो क्या हो जाएगा, डायोड हटा और ओपन सर्किट बनाओ, बन गया ओपन, कुछ नहीं फ्लो करेगा। ठीक है, अब देखो जो भी करंट है, मान लो आई करंट निकला, वो आई करंट यहाँ गया, क्या इसमें जाएगा, क्या ये तो ओपन हो गया ना, देयर विल बी नो करंट थ्रू 8 ओम, यानी कि करंट थ्रू 8 ओम 0 एम्पियर, उसमें जाएगा ही नहीं, रास्ता ही बंद हो गया है ना, टूट गया, ब्रिज था बीच में टूट गया, जो करंट है वो इसी में जाएगी, इसका कोई रोल रहा क्या, नहीं रहा, हटा दो बीच वाले को, हटा दिया। चलिए अब करंट निकालना, करंट इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज कितना 12, रेजिस्टेंस कितना 4, हो गया, कितना आसान, तो ये हो गया। तो डायोड फॉरवर्ड बायस है तो सीधा एक वायर लगा दो, डायोड रिवर्स बायस है तो ओपन करना, वायर हटा देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये भी कुछ इसी कंसेप्ट पर है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि फाइंड द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन नेटवर्क, नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पता करने होते हैं। अच्छा मैंने वैल्यू नहीं लिखी है, वैल्यू लिख देता हूँ, सीरीज और पैरेलल में जो भी है ये, इनकी वैल्यू दी है 12 और 4 ओम। ओके, ये 12 और 4 है, ये वीपी लेसन वीपी। तो देखो कैसे करना है, नेट रेजिस्टेंस फाइंड करो नेटवर्क का बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू। पहला केस कब, जब ये कंडीशन हो। ठीक है, तो पहली कंडीशन के लिए हम फाइंड करते हैं, इस सर्किट को फिर से बना लेते हैं, ये 4 ओम इधर, ये एक डायोड और ये पॉइंट की, तो ये पी और ये कितना 12 ओम और ये 4 ओम। ठीक है, पहली कंडीशन में कहा है कि वी पी इज ग्रेटर देन वी क्यू, मतलब P का वोल्टेज ज्यादा है Q के वोल्टेज से, ये हायर वोल्टेज है, ये लो वोल्टेज है। तो करंट कैसे फ्लो करेगा सर्किट में, अगर करना होगा तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, यानी कि यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ, कैसे जाएगा भाई, जाने का रास्ता तो यही है, ये दो लोग हैं, यही दो रास्ते हैं, और जाके जाके फिर से ये मिल जाते हैं, है कि नहीं, फिर से करंट बन जाएगी। ओके, कंसेप्ट में आएगी, करंट से जाएगी, लेकिन दिक्कत क्या है, हमें तो नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, लेकिन उसके लिए भी तो बुद्धि चाहिए क्या, कि डायोड का क्या करोगे, डायोड हटाना है या लगाना है, देखते हैं। तो Vp इज ग्रेटर देन Vp, तो करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, तो डायोड को देखो फॉरवर्ड है या रिवर्स है ना, तो जहां से करंट एंटर करता है, केसीएल हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, कि जहां करंट एंटर करे, एंटर जहां करता है, एंटर जहां करता है वहां पर प्लस, प्लस खुद से लगाओ, और जो बच गया वो माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर भी ऐसा ही, यहाँ से करंट आई, यहाँ इसमें एंटर की, तो ये प्लस, जो बच गया वो माइनस, दूसरा टर्मिनल, फिर यहाँ एंटर करेगी, इस डायोड में एंटर कर रही है, तो जहाँ एंटर करेगी वो क्या है प्लस, तो जो बच गया वो क्या है माइनस। ठीक है, यानी कि जहाँ करंट एंटर कर रही है वो है प्लस, बाकी जो बच गया दूसरा माइनस। ठीक है, तो देखो पी टाइप कनेक्टेड है पॉजिटिव से, फॉरवर्ड या रिवर्स, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड में क्या करते हैं, इसको हटा दो और वायर लगा दो, लगा दिया। अब बताओ दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में है, आंसर क्या आ गया, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो 12 इंटू 4 अपॉन 12 प्लस 4 कितना हो गया 48 अपॉन 16, 3 ओम, दिख जाएगा ना कोने में 3 ओम, दिख जाना चाहिए, दिख जाएगा। चलिए उसी तरीके से हमें करना है जब Vp छोटा हो किससे, Vq से, तो देखें क्या होगा, यहाँ बना देते हैं साइड में, उसको रहने देते हैं, कंपैरिजन कर पाएंगे आप, है ना, तो यही बना हुआ है ना, इसको ही ले लेते हैं काम में। तो ये सेकंड केस, अब हाई वोल्टेज कौन है, Vp तो हो गया लो वोल्टेज, ये हायर वोल्टेज, करंट कहाँ से फ्लो करेगा, करंट हायर वोल्टेज से लो वोल्टेज, यानी कि यहाँ से जाएगा यहाँ पहुंचेगा, लेकिन जाने के लिए फिर से दो ही रास्ते हैं,
फिर से वही कंसेप्ट, जहाँ करंट एंटर कर रहा है वो क्या है, प्लस, जो बच गया वो माइनस। यहाँ करंट एंटर कर रहा है तो ये प्लस, जो बच गया माइनस। फिर यहाँ एंटर करेगा ये प्लस, जो बच गया माइनस। तो देखो ये पी टाइप होता है, ये एन टाइप। एन टाइप कनेक्टेड है किससे, पॉजिटिव से। तो क्या होगा, फॉरवर्ड या रिवर्स, रिवर्स हो गया ना, उल्टा है। तो रिवर्स है मतलब स्विच ओपन है, ओपन है मतलब ओपन सर्किट। क्या करंट जाएगा, नहीं। जब करंट जाएगा नहीं तो क्या सर्किट में गिना जाएगा, इसका कोई रोल नहीं रहा, नेगलेक्ट, हटा दो इसे हमेशा के लिए। तो बताओ पी और क्यू के बीच में रेजिस्टेंस कितना, 12 ओम, आंसर है ना। तो उसका कोई रोल था ही नहीं। तो देखा आपने कि भाई डायोड लगने से सर्किट में बहुत बड़े बड़े चेंज आते हैं, कभी करंट कुछ और जाता है, कभी रेजिस्टेंस कुछ और, है ना। तो डायोड का इसी तरह के न्यूमेरिकल हम सोल्व करेंगे फर्दर लाइव क्लास के अंदर, ठीक है। और रही बात केवीएल और केसीएल की, तो उसे ठीक से पढ़ लेना, नहीं आता तो मुझे पहले ही बता देना, वी विल डिस्कस इट, ओके। चलिए फिर इतना ही रखते हैं आज के लेक्चर में, टाटा।